सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल बढ़िया से ही चल रही होगी। ठीक है गाइस, तो अब हम आज के सेशन में क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस सर्टेन क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में देखे जा सकते हैं। ठीक है, प्लस हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम मॉक्स करें। ठीक है, बिफोर अपेयरिंग फॉर द एग्जाम, बिफोर यू गो टू द एग्जाम सेंटर, इट इज़ वेरी मच मैंडेटरी कि हम एक बार एकस्टम्ड हो जाएं एज टू क्वेश्चंस जब बिल्कुल कॉम्बिनेशन में आते हैं। सो हाउ वी शुड गो अबाउट दैम एंड वी शुड नॉट बी स्केयर्ड फ्रॉम देम एट ऑल। ठीक है, तो हमें डरना नहीं है, हमारा मोटिव है एग्जाम को क्लियर करना, राइट? और डर के तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि हम एक अपना ऑनेस्ट एनालिसिस करें। ठीक है, ऑनेस्ट एनालिसिस मतलब कि वी शुड नो दैट वी आर वेयर वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ। सो इसमें मैं अब आपको हर सेक्शन के फ्रॉम ईच सेक्शन वी आर गोइंग टू डू 10 क्वेश्चंस, राइट? तो मतलब अब हम इन टोटल 40 क्वेश्चंस फटाफट करते हैं। ठीक है, इवन आई डोंट वांट टू टेक मच ऑफ योर टाइम, आई जस्ट वांट यू टू गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस वंस इन अ कॉम्बिनेशन सो दैट आपको पता लगे ओके दैट्स हियर आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ एंड हाउ मच आई नीड टू वर्क राइट नाउ in order to improve my performance in the exam. Okay, let's begin from the English section. I will try to complete the video as soon as possible because I know your time is money, right? Time is money. Okay, आज अब at this point जब when your exam is just 20 days, just it is like 20 days are left for your exam, so I know it is very important. तो फटाफट करते हैं without wasting a single time. ठीक है, which word or words explains the meaning of the following idioms? ठीक है, ये इडियम आपको मिला है दैट इज ऑल एगॉग। अब मुझे बताओ इस इडियम का मतलब क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज, अब देखना व्हाट यू हैव टू डू गाइज इज दैट जस्ट व्हेन यू सी द क्वेश्चन जस्ट पॉज द वीडियो, मार्क द आंसर एंड सी इफ योर आंसर इज मैचिंग माइन। इफ इट इज सो अवॉर्ड योरसेल्फ +3 मार्क्स, अदरवाइज अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया 0 मार्क्स, एंड इफ यू हैव डन इट नेगेटिवली सो जस्ट मार्क -1 देयर। ठीक है, तो हम 40 क्वेश्चन करेंगे, 40 × 3 इट मीन्स 120 मार्क्स का एक तरह से ये आपका टेस्ट है। सो जस्ट इन द कमेंट सेक्शन डू टेल मी आउट ऑफ 120 मार्क्स हाउ मेनी मार्क्स यू हैव स्कोर्ड। ठीक है, तो इट विल गिव यू अ क्लियर कट like analysis of the preparation that you have done. ठीक है, अभी तक जितना भी है, अभी तो 20 दिन है यार, इंप्रूवमेंट का बहुत ज़्यादा स्कोप है, सो डोंट बी स्केयर्ड। ओके, ऑल एगॉग, अगर अब तक आपने वीडियो पॉज कर ली होगी, सी आई विल टीच यू इन अ सेंस कि मैं अज्यूम कर रही हूँ दैट यू आर पॉजिंग द वीडियो एज सून एज द क्वेश्चन कम्स, तो मैं फटाफट आंसर बताऊंगी। ऑल एगॉग होता है ना, इसका मतलब होता है लिटिल बिट एक्साइटमेंट, राइट? एक्साइटमेंट होना, अपबीट होना, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना। मतलब एक होता है ना वेट ब्लैंकेट। वेट ब्लैंकेट क्या होता है? अ पर्सन हु स्पॉइल्स इवन द एंजॉयमेंट ऑफ अदर्स, राइट? अ पर्सन हु इज नॉट वेरी मच एनर्जेटिक। वेयर एज एगॉग हमारा है, इट स्टैंड्स फॉर एक्साइटमेंट, अपबीटनेस। ठीक है, तो मुझे बताओ ऑल माइटी। ऑल माइटी मतलब सर्वशक्तिमान, जिसमें बहुत ताकत हो, सब कुछ हो। तो क्या ऑल एगॉग का मतलब ये होगा? नो। सो फॉर दोज ऑफ यू हु नो द मीनिंग ऑफ एगॉग गाइज, देखो ये सारी चीजें मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज में भी एड्रेस की हैं। अगर इतना करने के बाद अब आप नहीं कर पा रहे, सो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपका भी लैग है। सो आई वॉन्ट यू टू वर्क ऑन दैट एज वेल। ठीक है, तो पहला हमारा हो गया ऑल माइटी विच कैन नॉट बी पॉसिबल, नो। अनमूव्ड मतलब जिसे हटाया ना जा सके, समथिंग दैट इज स्टबर्न, दैट इज ऑब्ड्यूरेट, राइट? दैट इज एडमेंट। एडमेंट है कोई चीज, स्टबर्न है कोई चीज, ऑब्ड्यूरेट है लाइक इट इज अनमूव्ड, इट इज फर्म, राइट? इट इज फर्म, इट इज नॉट मूविंग। ठीक है, अगला है प्रेज समवन। नो, इट डज नॉट मीन प्रेज समवन, सो द मीनिंग इज फुल ऑफ इंटरेस्ट एंड एक्साइटमेंट, सो द आंसर इज 4। नाउ आप साइड बाय साइड अपनी मार्किंग्स करते जाना। ठीक है, तो यू शुड नो वेयर यू आर डूइंग गुड, राइट? अब एमिलियोरेट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिलियोरेट? इट मीन्स टू मेक समथिंग बेटर। गाइज, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस बिल्कुल डिलीजेंटली फॉलो करी हैं तो आपको ये तो बिल्कुल पीस ऑफ लाइक इट वुड बी अ केक वॉक फॉर यू, बिलीव मी। केक वॉक लग रहा होगा बिकॉज यू विल नॉट बी फीलिंग एनी प्रॉब्लम डूइंग दैट। ठीक है, और प्लस टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैंने काफ़ी बार अपने क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ रखे हैं, सो आई होप आप ये चीज़ें जानते होंगे। एमिलियोरेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग बेटर, राइट? टू मेक समथिंग बेटर। अब मुझे बताओ डिटीरियोरेट का मतलब क्या होता है? डिटीरियोरेट का मतलब तो किसी चीज़ को खराब कर देना है, राइट? अगर एक सिचुएशन अपलिफ्ट हो रही है, लाइक एक सिचुएशन बेटर हो रही है, तो डिटीरियोरेट का मतलब क्या? उसको डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में भेज देना। ठीक है,
प्रोक्रास्टिनेट, मैंने बहुत बार ये भी वर्ड रीट्रेट किया अगेन एंड अगेन। प्रोक्रास्टिनेट मतलब काम टालने की आदत, बीइंग लेजी, बीइंग लेथार्जिक, उस पॉइंट पे काम ना करना, अपने काम को आगे टाल देना, ठीक है। स्टैग्नेट करना, ये भी वर्ड मैंने आपको बताया। स्टैग्नेट का मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट मूविंग, समथिंग नॉट मूविंग, ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टैग्नेट। डेविएट करना होता है, सपोज इफ यू हैव टू गो टू दिस पाथ, दिस इज योर प्रिपरेशन पार्ट, ठीक है, नाउ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग एंड यू आर वॉचिंग मूवीज, like you have become a couch potato these days, ठीक है। So what you are doing, you have deviated from your path, ठीक है। तो ameliorate का मतलब होता है to make something better। Similarly deteriorate का मतलब क्या होगा कि किसी चीज की स्थिति खराब कर देना। Hence antonym मतलब इसका विलोम शब्द क्या होगा, deteriorate कर देना। तो आज के बाद हमें छोटी छोटे वर्ड, छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। गाइज, ये जो टेलीग्राम ग्रुप में मेरे साथ हैं और हैं, तो फिर अगर आपसे अब भी नहीं हो रहे, आपने वीडियोस देखी हैं, तो इट मीन्स आपने चीज़ों को बार बार रिवाइज नहीं किया। सो व्हाट आई एडवाइस इज दैट आप कुछ भी देखते हैं, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग विच यू हैव टू डू इज यू हैव टू डू रिविजन। विदाउट रिविजन लाइक नथिंग विल फ्रूटिफाई, बिलीव मी, ठीक है। अगला है हमारा प्रीपोस्चरस, ये भी वर्ड मैंने शायद कहीं यूज किया था, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। सो अगर वीडियोस देखी हैं तो मैंने आई अज्यूम दैट यू आर विद अ पेन एंड अ नोट पेन एंड यू आर जॉटिंग इट डाउन, राइट, जॉट इट डाउन। आई यूज टू से दिस वर्ड, मतलब लिख लो एक बार, ठीक है। तो प्रीपोस्चरस मैंने बताया था, प्रीपोस्चरस का मतलब होता है समथिंग दैट इज एब्सर्ड, समथिंग दैट इज इररेलेवेंट, समथिंग दैट इज रिडिकुलस, ठीक है। कोई चीज एब्सर्ड हो, कोई चीज इररेलेवेंट हो, कोई चीज रिडिकुलस हो, उसे हम प्रीपोस्चरस कहते हैं, ठीक है। तो देखो फॉर्मल तो हो नहीं सकती वो चीज, ठीक है, फॉर्मल तो बिल्कुल नहीं हो सकती। अगला है जुडिशियस, जुडिशियस मतलब बिल्कुल सही काम करना, तो प्रीपोस्चरस मतलब एब्सर्ड, इररेलेवेंट, नो। अब ये देखो आ ही गया, रिडिकुलस ही आ गया, सो रिडिकुलस इज द आंसर। सो आंसर नंबर 3 इज योर रिडिकुलस। एंड इवन आई एम थिंकिंग जो मैं AFCAT 2 का कोर्स लॉन्च करूंगी ना, वो जो मैंने किया है, उसमें वन थिंग विच आई विल इंश्योर इज दैट, जैसे लोग मेरे से आखिरी में पूछते हैं कि इंग्लिश के लिए कोई शॉर्टकट बता दो, वन थिंग विच आई कैन डू फॉर यू गाइज इज दैट कि मैं पूरी वोकैबुलरी ही प्रिपेयर कर दूंगी। एंड आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग इट द वोकैबुलरी यूजिंग पिक्टोग्राफी। व्हाट आई विल डू इज दैट, मैं एक पिक्चर बना दूंगी, ठीक है। सपोज कोई बहुत बच्चा खुश है तो आई विल पेस्ट अ पिक्चर, और यहाँ ही मैं उसके 10 वर्ड जो पेपर में आ सकते हैं वो लिखूंगी, बिकॉज पिक्चर्स देख के आपकी लर्निंग पावर, लर्निंग कैपेसिटी ज्यादा हो सकती है। सो आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग दैट इन AFCAT 2 कोर्स विच आई विल बी लॉन्चिंग ऑन माई ऐप विच आई हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड। तो उसमें मैं ये चीज भी करवाऊंगी, ठीक है। तो अगर किसी को इंग्लिश में बहुत ज्यादा समस्या रहती है, सो डोंट बी स्केयर्ड, हम वोकैबुलरी को बहुत ढंग से, एक बहुत सिस्टमैटिक मैनर में करेंगे, जिसके बाद आपको ना बख्शी एक बुक है ना, GD बख्शी, वो भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना प्लिंटू पैरामाउंट पढ़ने की जरूरत है, जस्ट दोज वीडियोज वुड बी एनफ, ठीक है। सो प्रीपोस्चरस मीन्स रिडिकुलस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो देखो भाई, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या होता है, आपने हेजेमनी सुनी होगी ना, हेगेमनी, ठीक है। तो हमेशा ना इनका काम क्या होता है, वेन एवर यू हैव टू डू द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, व्हाट आई वुड सजेस्ट यू गाइज इज दैट, बिना थोड़ा ना देखो, इवन आपको पता लग जाएगा ओके व्हाट वर्ड दे आर टॉकिंग अबाउट। तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो आप क्या करो, बिना वर्ड्स देखे फिर एक बार स्पेलिंग लिखने की कोशिश करो। तो जो स्पेलिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम पहली बार पढ़ते हैं, इफ यू आर वेल वर्स्ड इन इंग्लिश, राइट, अगर आपने ढंग से थोड़ा सा भी सिंसियरली चीजें की हैं तो आप सही स्पेलिंग लिख देंगे पहले गो में, ठीक है। तो हमारा हो गया हेगेमनी, सो दिस इज द आंसर, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है छोटी छोटी चीजें करना। नाउ देयर इज एंटोनिम, कैकोफोनस, फोनी मीन्स होता है, फोनी मीन्स इट इज एसोसिएटेड विद योर वॉइस, राइट। सो कैको मीन्स, कैको मतलब होता है कर्कश, ठीक है। कर्कश मतलब अगर हम हिंदी में कहें कि जिसकी बहुत ज्यादा आवाज भारी हो, मतलब सुरताल ना हो जिस आवाज में, तो कैकोफनी होता है कर्कश आवाज होना, मतलब एक अच्छी आवाज ना होना। इसका ऑपोजिट वर्ड होता है यूफोनी, मतलब बहुत सुरीली, हारमोनियस मेलेडी जो आवाज में होती है वो यूफोनी कहते हैं, ठीक है। तो कैकोफोनस आपने देख लिया, मतलब कर्कश आवाज, बेकार आवाज। टेम्ड तो मतलब पाला हुआ कुछ होता है, ठीक है। टेम्ड मतलब कोई चीज डोमेस्टिक हो, आपका कोई टेम्ड एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल। नाउ सेकंड वन इज हार्मोनियस, कैकोफनी होता है कर्कश, कलेश। हार्मनी मीन्स पीस,
ठीक है, हमारा पीसफुलनेस हो गया एकदम, मतलब सुरीली आवाज होगी, हारमोनियस वॉइस, राइट। तो कैकोफोनस का उल्टा हो जाएगा हारमोनियस, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब इसमें क्या है, हम करते हैं क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस। तो गाइज अपने आप को ग्रेड करते रहना, अपने आप को मार्क करते रहना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत, ठीक है। और ईमानदारी दिखाना, यूं मत सोचना अच्छा मैं तो ये दोनों ही सोच रही थी तो ठीक है कोई नहीं, मैं ये भी तो लगा सकती थी, तो उसमें आप ठीक कर दो, डोंट चीट, ठीक है, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अबाउट 60% ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज वाटर, इफ यू कुड डैश आउट अ ह्यूमन बीइंग लाइक अ डैश। अब पहला देखो, इफ यू कुड डैश आउट अ ह्यूमन बींग, इफ यू कुड वर्क आउट अ ह्यूमन बींग क्या होता है, इफ यू रेंच आउट अ ह्यूमन बींग, रेंच का मतलब सैड होता है, क्या सैड आउट अ ह्यूमन बींग, प्रेस करते हैं आप ह्यूमन बींग को, नो यू स्क्वीज इट, लाइक आप जैसे यू टेक अ लेमन और आप उसे निचोड़ दो, तो निचोड़ कहते हैं दैट वी स्क्वीज द लेमन, वी स्क्वीज द लेमन का मतलब हमने लेमन को निचोड़ दिया, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऑप्शन से ही पता लग रहा है, वर्क तो बिल्कुल नहीं हो सकता, रेंच भी नहीं हो सकता, प्रेस भी नहीं हो सकता, तो यहाँ क्या आंसर आएगा, स्क्वीज, ठीक है। स्क्वीज मतलब निचोड़ना। तो अब हमारी बॉडी का 60% जो है हमारी बॉडी पानी से बनी हुई है। तो इफ यू कुड स्क्वीज आउट अ ह्यूमन बीइंग लाइक अ व्हाट, आप क्या करते हैं, स्क्वीज क्या करते हैं, लेमन को स्क्वीज करते हैं, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन देखिए, मैंगो, लेमन, फ्रूट, बनाना। इफ यू कुड, अब पहले देखो मैंगो को क्या स्क्वीज करते हो आप, लाइक, ठीक है। बनाना को क्या करते हो, फ्रूट तो कोई भी हो सकता है भाई, कोकोनट भी कुछ भी हो सकता है, तो हमारा आंसर है लेमन, ठीक है, लाइक अ लेमन, राइट। आप स्क्वीज करते हो ना लेमन को, पूरा निचोड़ के आप नींबू पानी अपना बना के पी लेते हो, ठीक है। अगला हमारा है, देन यू वुड ऑब्टेन अबाउट 50 लीटर्स ऑफ वाटर, मतलब अगर आप खुद को निचोड़ोगे एक लेमन की तरह, एक ह्यूमन बॉडी को निचोड़ोगे तो आपको 50 लीटर पानी मिलेगा। दिस वाटर विच इज नॉट लाइक डैश वाटर, यूजुअल वाटर, ऑर्डिनरी वाटर, कॉमन वाटर, एक नॉर्मल जो पानी है हमारा, नॉर्मल पानी जो हम पीते हैं, तो इट इज नॉट लाइक नॉर्मल वाटर, ठीक है। यूजुअल वाटर क्या होता है, इट इज नॉट लाइक यूजुअल वाटर, नो, इट इज नॉट लाइक ऑर्डिनरी वाटर कौन सा होता है, कॉमन वाटर क्या होता है, इट इज लाइक अ नॉर्मल वाटर, ठीक है। बिकॉज ऑफ द सब्सटेंस इट कंटेन्स, अब देखो इट कंटेन्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ, अब देखो ये तो पढ़ते ही समझ आ रहेगा इसकी, अच्छा इवन ऑप्शंस देखने की भी जरूरत नहीं पड़ रही कि पढ़ के समझ आ रहा है, अच्छा कहानी बन रही है तो किस तरह से चलेगी। नाउ सम ऑफ यू विल से ऐसे कैसे पता लगता है, तो रीडिंग, इनकलकेट द हैबिट ऑफ रीडिंग इन योर डे टू डे लाइफ एंड सी द वंडर्स इट विल डू, राइट। ये जो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं तो इसके लिए तो आपको कभी तैयारी भी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। इट कंटेन्स इज नेसेसरी टू द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स, अबाउट द गैलन ऑफ इट इज इन ब्लड वेसल्स एंड इज डैश सर्कुलेटिंग बाय टेम्परेचर, एंड इज कंटिन्यूस सर्कुलेटिंग तो बिल्कुल नहीं हो सकता, एंड इज मेड सर्कुलेटिंग क्या, एंड इज गॉट सर्कुलेटिंग बिल्कुल नहीं, एंड इज केप्ट सर्कुलेटिंग बाय टेम्परेचर। सो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन विच वी हैव बीन गिवन आउट ऑफ द 4, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपनी जर्नल अवेयरनेस की, जिससे सभी ज्यादातर लोग इंटिमिडेटेड रहते हैं। इंटिमिडेट का मतलब होता है डरे हुए होना, ठीक है। सो डोंट बी इंटिमिडेटेड, राइट। हमें देखना है, हमें एड्रेस करने हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सो पॉज योर वीडियो, मार्क योर सेल्फ, ठीक है। वेयर इज माई पेन, ओके। आर्टिफिशियल रेन इज प्रोड्यूस्ड बाय सीडिंग क्लाउड्स विद, जब कभी कभी बारिश नहीं आती तो गवर्नमेंट क्या करती है, हमारा आपको पता ही होगा सिल्वर आयोडाइड डलवा देती है, क्लाउड्स पे स्प्रिंकल करवा देती है, जिसकी वजह से बारिश आ जाती है। सो हमारी जो आर्टिफिशियल रेन है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। अब ये थोड़े यार फैक्ट्स हैं, ये हमें पता होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम रिट्रीटिंग पार्ट, ठीक है। रिट्रीटिंग मॉनसून होता है ना, जब मॉनसून वापस जा रहा होता है, तो मॉनसून वापस इस एरिया से जाता है हमारे, तो ये कौन सा एरिया है बताओ फटाफट, लाइक तमिलनाडु की साइड से, ठीक है। तमिलनाडु की साइड से इट रिट्रीट्स, ठीक है, ये वापस चला जाता है हमारा मॉनसून, तो हमें पता होना चाहिए इट इज फ्रॉम द तमिलनाडु कोस्ट, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। द इंडिजिनसली डेवलप्ड नेविगेशन सिस्टम इज नोन एज सैटेलाइट सिस्टम, तो आपको पता ही होगा IRNSS अभी हमने बनाई है, इसे हम नाविक भी कहते हैं, नेविगेशन सिस्टम, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है हमारा, इंडियन रीजनल नेविगेशन
नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, सैटेलाइट सिस्टम है ये, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। सो द आंसर इज IRNS। गाइज देखो मैं फटाफट इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपका टाइम खराब ना हो, बिकॉज योर टाइम इज वेरी क्रूशियल राइट नाउ, ठीक है। विच कंट्री विल होस्ट फीफा वर्ल्ड कप 2022? तो अगर आपको पता है ये तो इस बार पेपर में भी आ सकता है कि कतर दोहा विल होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप इन 2022। सो कतर मतलब कतर की कैपिटल लिखी है मैंने दोहा, तो इस बार क्या पता पेपर में आपसे कतर की कैपिटल ही पूछ लें, बिकॉज दे आर होस्टिंग द फीफा वर्ल्ड कप। सो यू शुड नो दैट कतर की कैपिटल हमारी है दोहा, ठीक है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रा बताना कि सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है, टर्की की कैपिटल क्या है और ईरान की कैपिटल क्या है। बाय द वे आंसर हेयर इज कतर। तो मैंने काफ़ी लाइंस मार दी तो मुझे लगा कभी आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। नाउ विच सॉइल इज द मोस्ट कंड्यूसिव फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन? अब आपको पता ही होगा जो हमारी कॉटन है इट ग्रोज वेल इन द ब्लैक सॉइल। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बचपन से पढ़ते आए हैं कि ब्लैक सॉइल में कॉटन ग्रो करती है सबसे बढ़िया, ठीक है। अब मुझे बताओ रेजोल्यूशन, अब मेरे को बताओ, हम हर साल रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, अब भी आने ही वाला है, ठीक है, 26 जनवरी को। तो ये हम क्यों करते हैं? बिकॉज 1929 में दिसंबर एंड में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है, और ये सेशन हुआ था लाहौर में, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था कि अगले साल पहला जो जनवरी है उसका जो लास्ट वीक होगा उसमें जो भी सैटरडे आएगा, सैटरडे या संडे, वो कहानी थोड़ी सी मैं भूल गई, तो तब हम अपना कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। तो इनिशियली इन्होंने ये डे रिजर्व किया था टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। तो रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज वाज पास्ड ऑन 26 जनवरी 1930 एट विच सेशन? योर लाहौर सेशन। तो अब हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ये मैंने आपको हिस्ट्री की वीडियो में भी शायद बताया था, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आर एनश्राइंड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? गाइज वेरी सिंपल, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ज़रा कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताओ कि जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये किस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है, प्लस हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, दे आर ऑल्सो इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फायदा तभी होगा इन वीडियोस को देखने का जब आप खुद भी कोई स्टेप लेंगे, आप खुद भी कमेंट करेंगे, ठीक है। अगला है भारतनाट्यम क्लासिकल डांस इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? सो यू शुड नो ओके दिस इज एसोसिएटेड विद तमिलनाडु। एंड वन मोर थिंग आई टोल्ड यू यार, लर्न द क्लासिकल डांस, ठीक है। 7-8 जितने भी डांस एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, क्या पता एनालॉगी में ही पूछ लें, क्या पता ऑड वन आउट में ही पूछ लें, तो यू शुड नो इट राइट। तो वहां फिर हम सोचते हैं, फिर देन वी रिग्रेट की अदर यार एट दैट टाइम अगर हमने ध्यान से सुन लिया होता तो क्या पता यहाँ से +3 क्वेश्चन हमें +3 मार्क्स हमें मिल जाते, ठीक है। सो डोंट नेग्लेक्ट एनीथिंग, ठीक है। अब आपको पता होगा यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी 26, ठीक है, COP26 2021 में। ये कहाँ हुई थी? सो इट वॉज हेल्ड एट ग्लासगो, जो कि हमारा है स्कॉटलैंड, दैट इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, एक काइंड ऑफ करंट अफेयर्स ही है एक तरह से, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है किसी भी उसमें, तो आपको पता होना चाहिए। अगला है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज। नाउ मोस्ट ऑफ यू नो ओके न्यूरॉन्स आर रिलेटेड टू ब्रेन। Bowman's capsule is associated with kidneys itself, but nephron is the structural and functional unit of kidneys. For example, जो हमारा सेल होता है बायोलॉजी में, इसे हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं, राइट। तो सिमिलरली एक किडनी जो है, किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सा होता है? इट इज योर नेफ्रॉन, ठीक है। तो अगर किसी की किडनी काम करनी खराब हो जाती है तो फिर व्हाट वी डू, वी पुट दैट पर्सन ऑन डायलिसिस, जिसमें हम वाया मशीन्स वी प्योरीफाई द ब्लड ऑफ दैट पर्सन। बिकॉज किडनी का क्या काम होता है? आपके ब्लड से यूरिया वगैरह जितना भी बेकार सब्सटेंस है, केमिकल्स हैं, वो निकाल देना। सो द वेरी फंक्शन इज टू प्योरीफाई ब्लड। अगर कभी प्रॉब्लम आ जाती है तो वी रिजॉर्ट टू डायलिसिस, ठीक है। अब हम करते हैं अपना मैथ सेक्शन। तो अब हम मैथ सेक्शन का पहला क्वेश्चन करते हैं। इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड 3/14 ऑफ अ नंबर। बाय मिस्टेक ही फाउंड दिस। हिज आंसर वाज 150 मोर देन द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द नंबर, ठीक है। तो मैं अज्यूम कर लूंगी, आई अज्यूम दैट नंबर इज x। मैंने अज्यूम किया कि एक नंबर है x, ठीक है। तो स्टूडेंट को क्या कहा था कि भाई 3/14 निकालो इस नंबर का, बट स्टूडेंट ने क्या किया, 3/4 निकाल दिया इसका। तो ये जो आंसर था ना, जो इसने रॉन्ग निकाला था, दिस वॉज 150 मोर देन दी करेक्ट आंसर। सिंपल इक्वेशन, 3/14x माइनस 3/4x इज इक्वल्स टू 150, राइट। अब ये हमारा
क्या बनेगा इसमें, फटाफट बता दो मुझे कि इसमें गाइज एक सेकेंड, आई थिंक मेरे से ही कोई गलती हो गई। हिज आंसर वॉज 150 मोर देन द करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर वॉज दिस, ठीक है, आई एम सॉरी, करेक्ट आंसर वॉज दिस। तो ये जो गलत आंसर था ना, इट वॉज 150 मोर देन द करेक्ट आंसर, सो दिस वॉज द करेक्ट आंसर एंड दिस वॉज द रॉन्ग आंसर। तो ये 150 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन ये बनेगी, ठीक है। तो ये मेरा कितना आ गया, 150 इज इक्वल्स टू 3/4x माइनस 3/14x। इसे मैं फर्दर सॉल्व करूंगी, दिस विल बिकम व्हाट, 14 4 10 ऊपर आ जाएगा 3 अपॉन 4 इंटू 14 और ये मेरा हो जाएगा x। गाइज ये तो सॉल्व आप खुद कर लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 4 इंटू 14 अपॉन 3, तो ये मेरा 5 हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 280, ठीक है। तो माई आंसर इज 280, मतलब जो नंबर हमने अज्यूम किया था दैट नंबर वॉज 280, राइट। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, तो अपने आप को मार्क्स देते रहना, लाइक whenever you are right or wrong। मैं एक बार इस पे यहाँ मार्क भी कर देती हूँ, वेट, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 735 वॉज डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी, मतलब 735 रुपीज डिवाइड हुए ए बी सी में, ठीक है। अब इफ ईच ऑफ देम हैज रिसीव 25 रुपीज लेस, देयर शेयर्स वुड हैव बीन इन द रेशियो ऑफ दिस। मतलब अगर इन तीनों को -25 -25 -25 पैसे मिलते जो पहले मिल रहे थे उसके, तो अब इनको रेशियो मिल रहा है इतने में पैसा। तो अगर मैं प्रेजेंट केस लूं, इन द प्रेजेंट सिनेरियो क्या मैं अज्यूम कर सकती हूँ कि ए बी सी को कितना पैसा मिल रहा है, x 3x 2x, ठीक है। और प्रीवियस केस में कितना मिल रहा होगा, क्योंकि ये पैसा तो 25 सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिल रहा है, तो x प्लस 25, 3x प्लस 25 एंड 2x प्लस 25। सो पहले उनको इतने पैसे मिल रहे होंगे। सो दिस वॉज द अमाउंट रिसीव्ड बाय ए, दिस वॉज द अमाउंट रिसीव्ड बाय बी, दिस वॉज द अमाउंट रिसीव्ड बाय सी। तो ये इन टोटल कितना है, ये पैसा x प्लस 25 प्लस 3x प्लस 25 प्लस 2x प्लस 25 इज इक्वल्स टू नेट पैसा कितना था, 735 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ हमें 735 रुपीज़ मिल रहा है। अब ये मेरा कितना हो गया, 6x हो गया, और ये मेरा हो गया यहाँ 75, तो ये मेरा आ गया दिस। तो अब मैं यहाँ 75 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, तो ये मेरा कितना बच जाएगा, सो आई विल गेट दिस 660 हेयर, ठीक है। तो 6x मेरा 660 बन गया, तो मेरा x आ जाएगा 110 रुपीज़, राइट। और क्वेश्चन में क्या पूछा, द मनी रिसीव्ड बाय सी। अब मुझे बताओ सी को कितना पैसा मिला था, सी को मिला था 2x प्लस 25, सो ट्वाइस इंटू वट वॉज x, 110 प्लस 25, ठीक है। तो 220 प्लस 25 245, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, 245 इज योर करेक्ट आंसर। सो सी गॉट दिस मनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं फटाफट। अ मैन रोज अपस्ट्रीम अ डिस्टेंस ऑफ 9 किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर टेकिंग 3 आवर्स ईच टाइम। अब मुझे बताओ, एक इंसान है वो अपस्ट्रीम गया, ठीक है। जो हमारा स्पीड होता है वो क्या होता है, अपस्ट्रीम स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो अपस्ट्रीम गए तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 9 किलोमीटर, और टाइम कितना लिया, 3 घंटे, ठीक है। मतलब जो हमारी अपस्ट्रीम स्पीड है दैट इज हाउ मच, 3 किलोमीटर्स पर आवर, राइट, 3 किलोमीटर पर आवर है। अब बंदा डाउनस्ट्रीम जा रहा है, ठीक है। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, डिस्टेंस ट्रेवल डाउनस्ट्रीम अपॉन टाइम टेकन टू कम डाउनस्ट्रीम। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया डाउनस्ट्रीम में, 18, और टाइम कितना लिया, 3 घंटे। सो हाउ मच इज इट, इट इज 6, ठीक है। तो मतलब डाउनस्ट्रीम स्पीड इज 6 किलोमीटर्स पर आवर। अब मुझे पता है कि अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, सो दिस इज 3। डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, दैट इज 6, ठीक है। इससे ये कैंसिल, और 2b मेरा क्या आ गया, 9, तो b मेरा कम्स 4.5 किलोमीटर्स पर आवर। इन्होंने मेरे से पूछा था स्पीड ऑफ द बोट, तो मेरी बोट की स्पीड है 4.5 किलोमीटर्स पर आवर। गाइज ये ना ऑप्शन में ना किलोमीटर पर आवर है बाद में, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए एक काम को 10 दिन में करता है। ए कैन कंप्लीट 1 वर्क इन 10 डेज, ठीक है। 1 वर्क इन 10 डेज, ही वर्क्स एट इट फॉर 4 डेज। अगर ए एक काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, 1/10 वर्क, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये बंदा 4 डेज काम किया, मतलब इसने 4/10 वर्क किया, ठीक है। मतलब 2/5 वर्क ये इंसान कर चुका है, ठीक है, 4 दिन में। देन बी फिनिशेज इट इन 9 डेज। अब ये बंदा जो है ए, ये चला गया इतना काम करके। बताओ ये काम करके गया 2/5 वर्क। तो अगर वर्क इज 1 और ये 2/5 काम करके चला गया, मतलब रिमेनिंग वर्क इज 3/5।
तो ये जो 3/5 वर्क था ये बी ने 9 दिन में कर लिया, तो बी एक वर्क को कितने दिन में करेगा? डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 5/3, सो इट वुड बी 15 डेज। इसका मतलब हमारा बी एक काम को करेगा 15 दिन में। तो ए एक काम को कितने दिन में करता है? 10, बी एक काम को 15 दिन में करता है, ठीक है। तो ए डज अ वर्क इन 10 डेज, बी डज अ वर्क इन 15 डेज, तो ए प्लस बी कितना टाइम में करेगा? तो हम एलसीएम ले लेंगे, 30 आ गया यहाँ, 10 × 3 30, 15 × 2 30। तो जब हम ऐड करेंगे तो मतलब 5 यूनिट एक दिन में काम कर रहा है, तो ये कितने दिनों में काम पूरा करेगा? 30/5 दैट इज 6 डेज। तो ए प्लस बी कुल मिला के काम 6 डेज में पूरे करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 5% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट टू इंक्रीज इट्स वैल्यू बाय दिस। इन्होंने कहा कि एक हमने सिंपल इंटरेस्ट पे कुछ पैसे लगाए तो वो अमाउंट 40% बढ़ गया। तो सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला आप सबको पता है, ये होता है। तो इन्होंने, अगर मैं अज्यूम करती हूँ कि प्रिंसिपल x था, तो इन्होंने क्या कहा? उसकी वैल्यू 40% बढ़ गई, ठीक है। मतलब जो अमाउंट, नेट अमाउंट हाथ लगेगी दैट इज 140/100x, ठीक है। सिंपली ये वैल्यूज इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो भाई। अमाउंट की जगह 140/100x और प्रिंसिपल हमारा x है 1 प्लस व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 5 टाइम आई डोंट नो 100, ठीक है। दिस इज 5 राइट। अब फटाफट x से x कैंसिल आउट हो गया, सो दिस वुड बी दिस। तो ये मेरा कितना बच गया? 14/10 - 1 इज इक्वल्स टू 5t/100। सो दिस इम्प्लाइज 10 500t। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 ये 2 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 4 × 2 8 ईयर्स, मतलब 8 साल में ये जो पैसा है प्रिंसिपल x है ये 140%, ये 40% बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस। मैंने अपनी पहली वीडियोज में बताया मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। तो एवरेज ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस वाज 36। तो मुझे बताओ तो सम क्या होगा उन 50 ऑब्जर्वेशंस का? 50 ऑब्जर्वेशंस का व्हाट इज द सम? It would be 36 into the number of observations, right? Average into the number of observations. So this was the sum of 50 observations. इन्होंने क्या कहा कि हमने एक ऑब्जर्वेशन थी 48, उसे हमने 23 ले लिया। तो इस केस में हम क्या करते हैं? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस माइनस जो चीज गलत ले ली थी 23 प्लस जो चीज सही थी, ठीक है। तो इससे हमें नेट वैल्यू मिल जाएगी उन सही 50 ऑब्जर्वेशंस की। तो इन्होंने क्या कहा? करेक्टेड न्यू मीन। तो करेक्टेड एवरेज कितना हो जाएगा? करेक्टेड एवरेज गाइज, मैं ये बस आपको एक जस्ट देने के लिए बता रही हूँ कि आपको पता लगे पेपर में क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे और हमने कितनी तैयारी कर रखी है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया 50। अब मुझे बताओ 25 मैं कॉमन ले जाऊं यहाँ से, तो इट वुड बी, अब सिंपली कैलकुलेशन आप अपने ढंग से कर लेना। 12 1 72 प्लस 1/2, सो 73/2। तो ये मेरा कितना हो गया? इट वुड बी 36.5 राइट, 36.5 आ जाएगा मेरा आंसर। सो करेक्टेड मीन इज 36.5, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेयर इज द मार्कर। अ हॉर्स इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% इफ बोथ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर ₹200 लेस, द प्रॉफिट विल बी 5% मोर। तो मतलब सपोज एक हॉर्स था, उसका कॉस्ट प्राइस था x, सेलिंग प्राइस था y। तो केस 1 में क्या था? उसे प्रॉफिट हो रहा था 25% का। तो मैंने बताया है कि जो सेलिंग प्राइस है मतलब y वुड बी 12500 ऑफ x। अगर प्रॉफिट 25% का हो रहा है मतलब जो सेलिंग प्राइस है दैट इज 5/4 ऑफ x, ठीक है। एक चीज हमें पता लगी। केस 2 में हमने क्या किया? केस 2 में हमने कहा कि अगर कॉस्ट प्राइस 200 रुपये कम हो गई और सेलिंग प्राइस भी 200 रुपये कम हो गई तो इसको 5% ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। मतलब पहले अगर 25% मिलता था तो अब 25 + 5 30% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारा सेलिंग प्राइस y - 200 इक्वल्स टू व्हाट इज द प्रॉफिट? 130/100 और जो हमारा कॉस्ट प्राइस है दैट इज दिस। तो अब हम फटाफट कैलकुलेशन करेंगे। 10y - 2000 विच इज इक्वल्स टू 13x - 2600, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? जस्ट अ सेकेंड। अब मेरे को बताओ y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू इज 5/4x। तो मैं y की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर दूंगी? 5/4x। तो ये मेरा हो जाएगा -13x इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा मेरा? तो इट वुड बी -600। तो अब मैं इसे सॉल्व करूंगी। 5 मतलब 25x बाय 2 माइनस 13x इज इक्वल्स टू -600। तो जब मैं 2 ये यहाँ से लूंगी तो ये मेरा ये बच जाएगा, ठीक है। फटाफट कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। तो ये मेरा हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1200।
सो इसका कॉस्ट प्राइस हॉर्स का कॉस्ट प्राइस था 1200 रुपीज। अब आपको पता होना चाहिए कि आपकी तैयारी कहाँ चल रही है, आपको एक अच्छा आइडिया मिल गया होगा, ठीक है। दिस वीडियो, आई एम मेकिंग दिस वीडियो सो दैट यू कैन चेक कि आप किस तरह से क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। ओके, सो ये क्वेश्चन है, टू ट्रेन्स ट्रैवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन एट दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, अ मैन सिटिंग इन स्लोअर ट्रेन passes the faster train in 8 seconds, the length of the faster train in। गाइज मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन अपनी प्रीवियस वीडियोज में करवाया है, ठीक है। तो वेट जस्ट अ सेकेंड, ओके, जस्ट बेयर विद मी फॉर सम टाइम, ओके। नाउ द थिंग विच वी आर डूइंग, सो अब हमारी बात है, दो ट्रेन हैं, दे आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अब इसमें एक बंदा है जो स्लो ट्रेन में बैठा हुआ है, वो पास करता है फास्टर ट्रेन को, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो ये जो डिस्टेंस होगा इट वुड बी द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन, ठीक है, लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन, ठीक है। और स्पीड कितनी होगी, जब दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो स्पीड्स आर एडेड, तो 36 प्लस 45, अब ये किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर, अब मैंने सब सिखाया है, ठीक है। तो ये चीजें वहां देखो, सीखो, अदरवाइज पेपर में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। और कितने टाइम में पास कर रहा है, 8 सेकेंड्स में पास कर रहा है। तो मैं फटाफट इसे करती हूँ, तो ये 81 आ गया मेरा, 5/18 इंटू 8, तो अब ये 9 की टेबल से कट गया 2, 4, तो कितना बन गया मेरा, इट इज 180 मीटर। सो द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन इज 180 मीटर, दैट्स हाउ यू हैव टू गो अबाउट इट, ठीक है। अब हमें देखो, आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। नाउ देयर वुड बी टू काइंड्स ऑफ पीपल, एक जो कहेंगे अब तो मुश्किल ही है और एक मेहनत ज्यादा कर लेंगे और वो दे विल क्लियर द एग्जाम, ठीक है। बाय सेलिंग अ चेयर फॉर ₹368 अ मैन लॉस्ट 8%। मतलब अगर एक इंसान एक कुर्सी को 368 रुपीज में बेचता है तो उस इंसान को लॉस होता है 8%। आपको पता होगा अगर लॉस 8% है तो इससे हमें ये इक्वेशन मिलती है कि SP इज इक्वल्स टू 90/100 CP, ठीक है। तो मुझे बताओ व्हाट इज SP हेयर, 368 इंटू 100/92 मैं लिख सकती हूँ CP, तो ये मैं 4 से काट सकती हूँ, सो इट वुड बी 400 रुपीज। तो मतलब कॉस्ट प्राइस इस सामान का था 400 रुपया। फॉर हाउ मच शुड ही हैव सोल्ड इट टू गेन 15%, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस इसका था 400 रुपया, ठीक है। अगर इसे गेन लेना है, अगर इसे प्रॉफिट लेना है 15% का, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस वुड बी 115/100 इंटू 400, ठीक है। तो इनसे 0 से 0 कट, सो इट वुड बी 6460, ठीक है। तो मतलब इस पे हम बेचेंगे। और जिन्होंने कोर्स में एनरोल कर रखा है गाइज, आपको पता ही है, मैंने आपको वहां भी ये भी फॉर्मूला बताया था कि सपोज आप लोग भी सुन ले कि अगर मान लीजिए हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है, सपोज वी आर गिवन द सेलिंग प्राइस ऑफ 368, ठीक है। तो और अगर आपको कह रखा है कि इतना सेलिंग प्राइस, इतने पे एक सामान बेच के हमें कुछ प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, और आप फिर कितने में इसको दूसरी बार बेचोगे कि आपको कुछ इस तरह का प्रॉफिट या लॉस होगा। तो इसमें क्या करना होता है, जितना हमने पहले में बेचा सेलिंग प्राइस, मतलब पहला जो सेलिंग प्राइस है दिस, इनटू कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो अगर लॉस हुआ पहले केस में 8%, तो 100 माइनस 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 92। ऊपर क्या आ जाएगा, जो हमें नेक्स्ट केस में SP चाहिए उस पर कितना प्रॉफिट है 15%, तो 115, ठीक है। तो वंस अगेन ये कितना हो जाएगा 4, और आंसर आ जाएगा हमारा 460 वंस अगेन, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह भी कर सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ वर्कर मे क्लेम रुपीज दिस फॉर ईच किलोमीटर विच, मतलब अगर एक वर्कर है वो 1.5 रुपीज ले रहा है हर किलोमीटर पे अगर वो टैक्सी से ट्रैवल कर रहा है, और 50 पैसे ले रहा है अगर वो अपनी गाड़ी से ट्रैवल कर रहा है। इफ इन 1 वीक ही क्लेम्स ₹50 फॉर ट्रैवलिंग 80 किलोमीटर्स, हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड ही ट्रैवल बाय टैक्सी। देखो, मैं अज्यूम करूंगी कि ये बंदा जो है वो टैक्सी से X किलोमीटर्स चला, ठीक है, और अपनी कार से ये चला Y किलोमीटर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना ट्रैवल किया, 80 किलोमीटर। मतलब डिस्टेंस ट्रैवल बाय टैक्सी प्लस डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार इज 80 किलोमीटर्स, ठीक है। अब और इसको कितना पैसा भरना पड़ा, 50 रुपया इसने क्लेम किया। तो नेट रुपीज इज 50 इक्वल्स टू, अब मुझे बताओ टैक्सी में 1 किलोमीटर चलने पे इसे 1.5 रुपीज देने पड़ रहे थे। तो टोटल टैक्सी में इतने पैसे लगे, प्लस अब हमारे
50 पैसे देने पड़े इसे अपनी गाड़ी से चलने के लिए। तो इफ़ ही इज़ ट्रैवलिंग बाय किलोमीटर बाय कार तो 0.5 रुपीज़ ये वहाँ क्लेम करेगा, ठीक है। तो अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 80 प्लस दिस। तो अब मैं क्या करूँगी, इस फर्स्ट इक्वेशन को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो ये मेरी इक्वेशन यहाँ इस साइड बन जाएगी 1.5x प्लस 1.5y, और इस साइड मेरा कितना रह जाएगा 15 10, सो इट वुड बी 8 5 0 120, ठीक है। तो ये रह जाएगा। अब सिंपली सब्ट्रैक्शन, ओके। तो ये मेरा यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से माइनस वाई बचा, यहाँ से माइनस 70। तो मेरा जो y है दैट इज 70। तो y क्या था, कार से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इस बंदे ने, 70 किलोमीटर्स, ठीक है। अब मुझे बताओ x प्लस वाई कितना है 80 और मेरा y है 70, ठीक है। तो क्या मेरा x 10 नहीं आ जाएगा यहाँ से। तो इससे मुझे पता लगा कि जो मेरी ट्रेन है इट हैज़ ट्रैवल्ड 10 किलोमीटर्स, एंड दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। हमें अपनी बेसिक नॉलेज प्लस हमें अपने बेसिक कंसेप्ट्स यूज करके इन तरह के क्वेश्चंस को करना है गाइज। हमारे आज के टाइम में पेपर की डिमांड है कि एटलीस्ट जो मैथ सेक्शन है उसमें आपके बेसिक कंसेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए, एंड बिलीव मी इट टेक्स टाइम। ये आप बिल्कुल 1-2 मिनट में काम नहीं कर सकते, आपको टाइम लगेगा ये करने में, ठीक है। नाउ कमिंग टू द रीजनिंग सेक्शन। अब हम रीजनिंग सेक्शन की बात करते हैं। चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। बोगोटा, सिडनी, दोहा, ब्रुसेल्स, आप समझ ही गए होंगे अब। ब्रुसेल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, ठीक है। दोहा इज द कैपिटल ऑफ कतर एंड बोगोटा इज द कैपिटल ऑफ कोलंबिया, ठीक है। और जो हमारी सिडनी है, दो इट लाइज इन ऑस्ट्रेलिया, बट ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कैनबरा। मैंने आपको ये ऑलरेडी चीज बताई थी, ठीक है। तो यहाँ अब मैं मार्क भी कर देती हूँ, अदरवाइज डाउट रह जाता है। सो सिडनी इज डिफरेंट बिकॉज सिडनी इज नॉट अ कैपिटल ऑफ अ कंट्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चूज फ्रॉम द रेस्ट। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, MK गांधी। सो दीज थ्री यू मस्ट हैव हर्ड दिस ट्रायो ऑफ लाल बाल पाल, ठीक है। दे वर एक्सट्रीमिस्ट, मतलब ये देयर वर टू काइंड ऑफ पीपल देयर। सो वन वर मॉडरेट्स, अनदर वन वर एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट कहते थे जो हम थोड़ा नॉन वायलेंस वगैरह सब करके किसी भी तरह हम आजादी लेंगे। सो लाल बाल पाल वर दिस इज अ ट्रायो जो बहुत फेमस है, लाइक वन ऑफ द फेमस एक्सट्रीमिस्ट ट्रायो, ठीक है। तो लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। तो महात्मा गांधी थे, ही वॉज अ मॉडरेट, तो दैट्स वाई ही इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, राइट। इन्हें लाला लाजपत राय को लायन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है, यू शुड बी नोइंग दैट, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक को हम लोकमान्य तिलक भी कहते हैं, ठीक है। और हमें ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, बहुत हेल्प करती हैं एग्जाम में। अब मुझे बताओ, एनाटॉमी है, एनाटॉमी पार्ट है जूलॉजी का, ठीक है। पीडियाट्रिक्स मैंने बार बार बताया था वीडियो में, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मेडिसिन, ठीक है। मेडिसिन की जो लोग स्टडी करते हैं दे स्टडी पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स डील्स विद चिल्ड्रन, राइट, चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये पीडियाट्रिक्स सेक्शन है, डील्स विद द चिल्ड्रन सेक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसमें क्वेश्चन था कि आपको ऑड वन आउट फिगर आउट करना था, ठीक है। इन 4 फिगर्स दे रखी थी, ऑड वन आउट फिगर आउट करना था। अब आपने पॉज करके अपना आंसर देख ही लिया होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर वुड बी ए। A is the odd one out. Why? Because यहाँ मतलब ये जो कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, लाइक द फिगर इज गोइंग लाइक दिस, राइट। और बाकी सब केस में हमारी फिगर इस तरह से बन रही है, ठीक है। एक मोटा मोटा पैटर्न है ये। तो सबसे पहले जो बिल्कुल विजिबल हो, बिल्कुल एक्सप्लिसिट हो ना, ऑलवेज गो फॉर दैट ऑप्शन, ठीक है। समटाइम्स इट्स नॉट नेसेसरी कि ये बहुत ज्यादा कुछ दिमाग लगा के, बट द थिंग इज कि हम डर जाते हैं, हम कहते हैं इतना आसान ऐसे हो ही कैसे सकता है, ठीक है। तो वी हैव टू ब्रेक दैट इनर्शिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस ऑप्शन की। तो इन्होंने कहा था कि ये जो एक ये सीरीज चल रही है, तो यहाँ जो आएगा वो कैसा डिब्बा आएगा हमारा, ठीक है। तो मुझे बात बताओ एक, अगर ये हमारा, हम पहले इक्वल टू का साइन देख लेते हैं, दिस साइन इज हेयर, फिर अब इसमें कोने में है, अब इस कोने से डायरेक्ट ये यहाँ आ गया, ठीक है। अब फिर बीच में आ गया, फिर यहाँ आ गया। तो अब मुझे बताओ यहाँ से डायरेक्ट यही नहीं आएगा। तो ये जो डिब्बा होगा इसमें जो ये इक्वल टू का साइन है दैट वुड बी ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट, ठीक है। अब एक्सट्रीम लेफ्ट में ओके, बस इसमें एक्सट्रीम राइट में, तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। अब एरो का देखते हैं, एरो इज ऊपर, अपवर्ड्स 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 अपवर्ड्स, ये तो डेफिनेटली अपवर्ड डायरेक्शन में ही है। तो मुझे बताओ इसमें तो एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सी ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं हो सकता। अब डायरेक्शन भी देख लेते हैं एरो की। तो अगर एरो यहाँ था, अगले केस में एरो यहाँ है, फिर मिडल में आया, फिर यहाँ आया, फिर डायरेक्ट यहाँ चला गया, तो इस बार एरो मिडल में होगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दिस वुड बी आवर करेक्ट आंसर, आंसर इज डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डॉट फिगर्स का।
बता दो कौन सी सबसे सुटेबल फिगर है यहाँ। तो अगर हम देखें ये एक सर्कल है, ये एक रेक्टेंगल है, राइट। तो दिस डॉट इज प्लेस्ड बिटवीन हेयर, ठीक है। तो अब इसमें देखो सर्कल और रेक्टेंगल का ये जो एरिया है कॉमन, ये ट्राइंगल में नहीं आ रहा। गाइज हमने डॉट फिगर्स बढ़िया से प्रैक्टिस किए थे, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि हमें नहीं समझ आ रहा, ठीक है। इफ यू हैवंट वॉच्ड द वीडियोज, एक बार उनको गो थ्रू करो, बिकॉज फ्री के 5 क्वेश्चंस हैं गाइस, 15 मार्क्स फ्री के हैं, डोंट लीव देम। तो अब हम बात करते हैं, दिस इज सर्कल, दिस इज रेक्टेंगल, तो डॉट इज हेयर। तो ये देखो सर्कल और रेक्टेंगल का कॉमन पोर्शन ये है, पर ये पूरा ट्राइंगल में आ रहा है, सो इट इज द डॉट इज नॉट लाइंग एक्सक्लूसिवली इन दिस, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं, ओके इसमें हमें सर्कल और ट्राइंगल का थोड़ा रेक्टेंगल का स्पेस दिख रहा है, इसमें भी हमें सर्कल और रेक्टेंगल का थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है। तो नाउ वी विल गो टू द अदर डॉट, सो दिस इज हेयर, तो इट लाइज बिटवीन द स्क्वायर, द ट्राइंगल एंड सर्कल। सो द स्क्वायर, द ट्राइंगल एंड द सर्कल, ये कॉमन पोर्शन है, पर क्या ये पूरा कॉमन पोर्शन रेक्टेंगल में नहीं आ रहा? सो दिस कैन नॉट बी द आंसर, तो हमारा डी आंसर होगा। नाउ डोंट से कि एक्सप्लेन इन डेप्थ, वो मैंने ऑलरेडी वीडियोस में कर रखा है, तो काइंडली गो एंड वॉच देम। गाइज इसमें ना मैं थोड़ा क्वेश्चन मेरा कट हो गया, मैंने लिख रखा है, लेट मी राइट। इसमें ये क्वेश्चन था सन, प्लैनेट एंड अर्थ का, ठीक है। आपको वेन डायग्राम के थ्रू इसे डिनोट करके दिखाना है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर ये हमारा प्लैनेट है, उसके अंदर अर्थ है, तो सन इज अ स्टार, सन इज अ स्टार, राइट। तो ये हमारा प्लैनेट का सर्कल हो गया, ये हमारा अर्थ का सर्कल हो गया, सो बी पार्ट इज द करेक्ट पार्ट है, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारी एक फिगर है, दिस वाज द क्वेश्चन फॉर एम्बेडेड फिगर्स, ठीक है। अब मुझे बताओ ये फिगर इनमें से किन ऑप्शंस में है? तो यहाँ तो देख लो, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है, इसमें तो दिख ही रहा है कि बिल्कुल नहीं बन रहा, ठीक है। अब इसमें देखो सम ऑफ यू विल फटाफट इसे देख के ना वो मार्क कर देंगे, पर क्या यहाँ भी फिगर बन रही है? यहाँ भी बिल्कुल नहीं बन रही है, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ यहाँ मार्क कर देंगे, ये भी देखो बिल्कुल, ये क्या है, ये जो लीव्स हैं दे आर कनेक्टेड टू वन अनदर, यहाँ लीव्स में थोड़ा सा स्पेस है, ठीक है। पर इस फिगर में हमारा सीन है कि मतलब यहाँ हमारी ये फिगर बन सकती है, तो इट इज देयर, तो आपको दिख ही रही होगी, सो डी इज द करेक्ट आंसर है। अब मुझे बताओ, इफ एनालॉजी का क्वेश्चन है, वायरोलॉजी इज रिलेटेड टू वायरस, तो सेमेंटिक्स हमने पढ़ा था कि ये लैंग्वेज से एसोसिएट करता है, राइट। सेमेंटिक्स तो कोई इंसान मोनोलिंगुअल भी हो सकता है, कोई इंसान बायलिंगुअल भी हो सकता है, ठीक है। मल्टाइलिंगुअल भी हो सकता है, बायलिंगुअल मतलब जो द्विभाषी हो, मल्टाइलिंगुअल मतलब जिसको बहुत सारी भाषाएं आती हों, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये भी एक मतलब एनालॉजी का ही क्वेश्चन है, टाइगर कब हॉर्स इज रिलेटेड टू, मैंने करवाया है गाइज। टाइगर का बच्चा क्या होता है, कब होता है, बिल्कुल यंग वन। तो हॉर्स का यंग वन क्या होता है, फॉल, ठीक है। पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं, इफ यू विल नॉट नो इट तो एग्जाम में दिक्कत होगी। जो फॉन है, फॉन इज द यंग वंस ऑफ डेयर, ठीक है। छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। तो गाइज इतना हमारा क्वेश्चन था, तो हमारे 40 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब नाउ यू हैव टू कैलकुलेट कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, दैट यू हैव टू कैलकुलेट फॉर योर सेल्फ। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। जो भी मैं कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछूं, ट्राई टू आंसर देम, बिकॉज इट विल बेनिफिट यू इन द लॉन्ग रन ओनली, ठीक है। So don't get agitated, don't be scared, just focus and work in a particular direction. Believe me, आप एक डायरेक्शन से भी चलोगे ना, अगर 1 महीना भी आप एक फोकस्ड पढ़ाई एक डायरेक्शन में करोगे, you can crack this exam. Thank you so much for your time, okay?